हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं कि यहाँ से इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न छपेंगे ही छपेंगे। तो इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं और सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान विषय का पेपर है। जिन बालिकाओं के पास गृह विज्ञान विषय है या फिर जिन बालकों ने गृह विज्ञान विषय लिया है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके लिए यह मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। यहीं से प्रश्न आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और निर्देश है यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। खंड आ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर OMR शीट में आप गोला काला करके देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे ना तो काटेंगे आप, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं करना है आप सभी को। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा 50 अंकों का है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। कैसे लिखना है ये भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम प्रश्न से यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, एक और है निर्देश। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी उन प्यारे प्यारे साथियों में जिन्होंने 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए गृह विज्ञान विषय को चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने से पहले यहाँ पर निर्देश दिया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में गोले को काला करें। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, आप सभी लोग इस प्रश्न के सभी प्रश्नों को रट लेंगे, यानी इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को रट लेंगे। पहला है प्रश्न, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। यानी मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक होता है? दैनिक खर्चों के लिए, यानी जो रोज के खर्च हैं, इसलिए मासिक बजट बनाना आवश्यक है। या आकस्मिक व्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्चे, आकस्मिक जो अचानक खर्चे आ जाते हैं उसके लिए क्या मासिक बजट बनाना आवश्यक है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक है। या व्यय पर नियंत्रण, यानी खर्चों पर जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर नियंत्रण लगाम रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या होगा?
आय व्यय यानी आमदनी कितनी है परिवार की और परिवार के द्वारा व्यय यानी खर्चा कितना हो रहा है, इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, क्रॉस या रेखांकित चेक। क्रॉस या रेखांकित चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। प्रश्न अगला है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि हमें घर को सजाना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, फूलदान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर क्या पहला विकल्प होगा, मिसप्रिंट है मैं सही कर रहा हूँ, H2O है या H2O2 है या CO2 है या HO है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप सभी लोग ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि अशुद्ध या दूषित जल एवं भोजन से होने वाले रोग हैं। यदि हम अशुद्ध जल का सेवन करते हैं या दूषित भोजन खाते हैं तो इससे कौन सा रोग हो सकता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा खा वाला ऑप्शन, हैजा रोग। मेरे प्यारे बच्चों एक कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं लानी है और वो ये है कि यदि आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर का, खा, गा और घा लिखा है विकल्प, OMR में क्या लिखा होगा, A, B, C और D। इसका कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लाना है। का अर्थ A, खा यानी B और गा यानी C और घा यानी D। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण हैं मेरे प्यारे बच्चों, वाहनों के जो हार्न होते हैं इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। सायरन, जो कारखानों में सायरन बजते हैं उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर बजाने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी ये सभी कारण हैं ध्वनि प्रदूषण के। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। तो टिटनेस रोग के जीवाणु गोबर में पाए जाते हैं, टिटनेस रोग के जीवाणु मिट्टी में भी पाए जाते हैं और टिटनेस रोग के जीवाणु जंग लगे लोहे पर भी पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा इन सभी में टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। यानी गोबर में, मिट्टी में और जो जंग लगा लोहा होता है उसमें भी टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। प्रश्न अगला है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया या क्रियाएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर पहला है कपड़े का शिंक करना, ये भी सही है। दूसरा इस्त्री करना, ये भी सही है। तीसरा मिल्टन चॉक से निशान लगाना, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। यानी इनमें से सभी क्रियाएं की जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है। तो नील का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है सफेद सूती वस्त्रों के लिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है। तो आधुनिक प्रकार का ईंधन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, गैस। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की प्राप्ति का स्रोत क्या है। यानी इनमें से विटामिन सी किसमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा खट्टे फल जो होते हैं इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है। खट्टे फलों के अंतर्गत आंवला जो होता है, आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल ऊर्जा प्रदान करना या शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहयोग देना। तो प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि एवं उसका विकास करने में सहयोग करना।
अगला प्रश्न है सब्जियों को धोना चाहिए, तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कि सब्जियों को हमें काटने से पहले यानी छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का भोजन होना चाहिए, तो रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? ऐसा भोजन जिसे वह आसानी से पचा सके। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा गा वाला ऑप्शन, सुपाच्य भोजन देना चाहिए किसको? रोगी को। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या होती है, तो मनुष्य के कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं या हड्डियां होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा, 206 होती हैं। अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं? अस्थि भंग के लक्षण या प्रश्न में होता पहचान क्या है? तो भी आंसर यही रहेगा। अस्थि भंग के लक्षण यानी हड्डी जब टूटती है, अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी, और भंग का अर्थ क्या होता है? टूटना। जब हड्डी टूटती है तो क्या लक्षण है इसके या क्या पहचान है? तो यहाँ पर सूजन भी आ जाती है। पहला जो है लक्षण सूजन आ जाएगी जहाँ की हड्डी टूटेगी वहाँ, और दूसरा दर्द भी होता है। तीसरा लक्षण है अंग निष्क्रिय हो जाता है, जहाँ की हड्डी टूटेगी उस अंग से आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि वह अंग क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा यहाँ पर गा वाला ऑप्शन, ऑक्सीजन गैस के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 है स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? तो स्ट्रेचर का प्रयोग आप सभी जानते हैं रोगी को ले जाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम या तापमान कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चौथा विकल्प सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को तेज ज्वर या तेज बुखार है तो उसे ठंडी सेंक देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। अब बारी आती है खंडवा के प्रश्नों की, जो कि इस प्रकार से आएंगे, और मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए निर्देश है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 2 नंबर का है। पहला प्रश्न यहाँ पर यानी प्रश्न संख्या 21 है, रेखांकित चैक किसे कहते हैं? रेखांकित चैक किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रेखांकित चैक किसे कहते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर, इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। यानी रेखांकित चेक से यदि पैसा लेना है तो आपको पैसा नगद नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, आपके खाते में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। एक एक प्रश्न का उत्तर ऐसा मैं आपको समझाऊंगा कि उत्तर आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा, और यदि आपके दिमाग में उत्तर बैठ गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, सभी प्रश्न अच्छे से तैयार करिएगा।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चैक के बाईं ओर कोने ने दो समानांतर रेखाएं, इस तरह की रेखाएं खींच दी जाती हैं या ACP ओनली लिख दिया जाता है। विवाह, जन्म तथा किसी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह चेक प्रदान किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, शरीर में पानी का क्या कार्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर संख्या 22 आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा? जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने, पाचन क्रिया, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समान बनाए रखने, रक्त को तरल बनाए रखने के अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल उपयोगी होता है। यानी जल का कार्य क्या है? जल जो है शरीर का निर्माण और शरीर का अस्तित्व बनाए रखने में काम आता है, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाता है, शारीरिक विकारों को भी निष्कासित करता है, शारीरिक जो तापक्रम यानी शरीर का तापक्रम भी समान बनाए रखता है, रक्त को भी तरल बनाता है तथा अतिरिक्त जो दैनिक कार्य हैं और जो सामुदायिक कार्य हैं उनमें भी जल बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि जल ही क्या है? जीवन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? उत्तर संख्या 23 आप लोग ध्यान दें। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है घरेलू कूड़ा करकट। यदि जल में मिल जाता है तो अच्छा भला पानी या जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा कारण है मल मूत्र का पानी में मिलना। मल मूत्र जब पानी में मिलता है तो वह जल भी प्रदूषित हो जाता है। तीसरा कारण है कीटनाशकों का पानी में घुलना, और जो कीटनाशक होते हैं उनका पानी में घुल जाना जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। औद्योगिक कारखाने का कचरा पानी में डालने से, जो कारखाने हैं उनका कचरा यदि पानी में फेंक दिया जाता है तो वह पानी या जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण के प्रमुख कारण 4 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। प्रश्न है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, और इसका उत्तर क्या होगा? विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? उत्तर संख्या 24 आप लोग ध्यान दीजिएगा। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है कि भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। तो भूनते समय क्या होता है? वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, यानी आग के समक्ष सीधा आमना सामना नहीं होता है वस्तु का, जबकि सेकने में उसको क्या करते हैं? सेकने में उसे सीधे अंगारों पर या विद्युत सलाखों पर सेका जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोच के लक्षण क्या हैं या मोच की पहचान क्या है? प्रश्न यदि इस तरह से भी आएगा तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर संख्या 26 आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोच आने के लक्षण या पहचान क्या है? सबसे पहला है यहाँ पर संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। संबंधित अंग यानी जहां पर मोच आएगी वहां पर सूजन आ जाती है, तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा या दर्द भी होता है। और अगला है यहाँ पर मोच आने वाले अंग का रंग कुछ नीला काला होने लगता है। जहां पर मोच आ जाएगी
वह अंग जो है कुछ कुछ कैसा लगता है, नीला या काला होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है 27वां, जो कि है लघुत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। और इस तरह के प्रत्येक प्रश्न का, क्योंकि यहाँ पर निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं, इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रत्येक प्रश्न है 4 नंबर का। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 क्या है, घर में पर्दे लगाने से क्या क्या लाभ हैं। हम घर में पर्दे लगाते हैं और इसके हमें क्या क्या बेनिफिट या लाभ होते हैं। तो उत्तर संख्या 27 आप लोग ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा, पर्दे लगाने के लाभ क्या हैं। पहला लाभ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पर्दे कमरों की सजावट का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। दूसरा लाभ है यह तीव्र प्रकाश एवं वायु तथा तेज गर्मी एवं ठंड से बचाव करते हैं। पर्दे लगाने का तीसरा लाभ है पर्दों से खिड़की व दरवाजों के दोषों को, यानी यदि खिड़की या दरवाजों में किसी तरह की कमी है तो उसको भी पर्दे लगाने से छिपाया जा सकता है। चौथा लाभ है पर्दे एकांत या प्राइवेसी बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन भी होते हैं। तो पर्दे लगाने के ये लाभ हैं, इसलिए पर्दे लगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 27 का 8वां, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं, यानी वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, इससे लाभ क्या हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का 8वां, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ क्या है, वृक्षों से हमें लकड़ियां, यहाँ पर लकड़ियां होगा, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आते हैं। यानी वृक्षों के द्वारा हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने और फर्नीचर बनाने के काम में आती हैं। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगला लाभ है कि वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है वृक्षों से वनों के होने से मृदा का अपरदन भी नहीं होता है। चौथा लाभ है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे है अगला लाभ, वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना भी कम रहती है। और वृक्षारोपण से अगला लाभ कौन सा है, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि सिलाई किट क्या है। सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान दें। उत्तर संख्या 28 आप लोग ध्यान दें, सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई किट में फीता, इंची टेप जिसे कहते हैं, कैंची, मिल्टन चौक, स्क्वायर, मेज या चौड़ा पटरा। सिलाई किट में यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी जिसे इस्त्री कहते हैं आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। यह समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें 28 का अथवा, हैजा रोग के कारण क्या हैं, हैजा रोग के लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 4 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको आप अच्छे से आज ही तैयार कर लें क्योंकि ये प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। हैजा रोग के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और रोकथाम के उपाय क्या हैं। प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्न का उत्तर संख्या क्या है 28 का अथवा। चलिए आप लोग ध्यान दें, हैजा रोग के लक्षण क्या हैं। हैजे में दस्त और वमन खूब होते हैं,
किंतु ज्वर जो है साधारणतः नहीं होता है, यानी बुखार नहीं आता है। दस्त पानी जैसे पतले और सफेद रंग के होते हैं। इनका रूप चावल के माड़ सा होता है। दस्त ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे चावल का माड़ा हो। रोगी को प्यास बहुत लगती है। कभी कभी रोग एकदम इतनी तीव्रता से उभरता है कि 24 घंटे के भीतर ही मनुष्य मर जाता है। इसलिए तनिक सा भी अंदेशा तुरंत किसी योग्य टीचर से चिकित्सा करवानी चाहिए। रोग से बचाव के उपाय, अब उपाय कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हैजे के नियमित रूप से अवश्य लगवाने चाहिए, यानी हैजे के क्या टीके, हैजे के टीके नियमित रूप से अवश्य लगवाने चाहिए। मेले तथा तीर्थ स्थानों पर जाते समय सभी व्यक्तियों को एक टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। अगला है, यदि कोई व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाए तो उसे शीघ्र ही सबसे अलग रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हैजा एक संक्रमित बीमारी है। यदि एक व्यक्ति को है तो यह दूसरे व्यक्ति को भी आसानी से हो सकती है। हैजा फैलते ही तालाब, नदी व कुएं के पानी को उबाल कर तथा छान कर पीना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी बातों का ध्यान रखना है आप सभी को। हैजा रोग के जो है बचने के उपाय कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। अगला उपाय है, हैजे से बचने के लिए मक्खियों से बचाना आवश्यक है, यानी बचना आवश्यक है। अतः मक्खियों को समाप्त करने अथवा उनसे बचने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बचत किसे कहते हैं? बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें। उत्तर यहाँ पर 29 का उत्तर क्या होगा? पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। बचत सुरक्षित रखने के उपाय क्या हैं? बचत के विनियोजन के निम्नलिखित मुख्य साधन हैं। पहला साधन है बैंक। बैंक में धन एकत्रित करके हम उसे बचत के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं। डाक खाने के द्वारा, बीमा योजना के द्वारा बचत कर सकते हैं। भविष्य निधि के द्वारा बचत की जा सकती है। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के द्वारा बचत कर सकते हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा भी बचत किया जा सकता है। सहकारी ऋण समितियों के द्वारा भी बचत हो सकती है। राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के द्वारा भी बचत की जा सकती है और अच्छी कंपनी के शेयर के द्वारा भी हम बचत कर सकते हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों बचत विनियोजन के साधन। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यहाँ पर गृह विज्ञान का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, यानी गृह विज्ञान विषय का ज्ञान होना एक गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है? इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 29 का उत्तर, यानी 29 का अथवा इसका उत्तर क्या होगा? गृह गणित का ज्ञान गृहिणी के लिए होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए इसमें उन्हें उसे कुछ गणनाएं अवश्य ही करनी पड़ती हैं। गृह प्रबंधन में पारिवारिक बजट बनाने के लिए भी गणित की आवश्यकता होती है। इन तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही गृहिणी को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का ज्ञान प्रदान किया जाता है। गृहिणियों को विभिन्न कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे स्वयं रुपए पैसे का लेन देन कर सकती हैं और गृह बजट तैयार कर सकती हैं। अतः गृह प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए गृहिणी यानी गृह गणित का ज्ञान होना क्या है? गृहिणी के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कह रहा है कि रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग ध्यान दें। रोगी को किस तरह का आहार देना चाहिए, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर, रोगी को निम्न प्रकार का आहार देना चाहिए। सबसे पहला, हल्का भोजन रोगी को उस दशा में दिया जाता है जबकि ज्वर उतर गया हो और रोगी कमजोर ना हो। दूसरा, अधिक सरलता से पचने वाला भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए ताकि शरीर को अधिकतम विश्राम मिल सके। तीसरा, रोगी व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। और चौथा, रोगी व्यक्ति को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। अगला है, नमकीन, सूप व रस तथा अन्य भोज्य पदार्थों पर नमक छिड़क कर रोगी को पर्याप्त मात्रा में नमक देना उचित होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 30 का, अथवा कौन से अस्थिभंग में खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोग ध्यान दें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 अथवा का उत्तर क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का अथवा आप लोग ध्यान दें, खोपड़ी की हड्डियों की टूट में, किसमें, खोपड़ी की हड्डियों की टूट में खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पसलियों की टूट में भी खपच्चियों का प्रयोग वर्जित है, यानी यदि कोई पसली टूटती है तो भी हम खपच्चियों का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 31 है, घायल व्यक्ति का स्थानांतरण करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि घायल व्यक्ति का स्थानांतरण यानी बदलाव करना है, इधर से उधर ले जाना है, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 31 का अथवा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 31 का अथवा नहीं है, यहाँ पर 31 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो प्रश्न संख्या 31 का जो है उत्तर क्या होगा, घायल के स्थानांतरण में ध्यान देने योग्य बातें, कौन कौन सी बातें ध्यान देना है। घायल को ऊंचे नीचे धरातल पर ले जाने में कष्ट होता है, अतः उसे सदा सुगम मार्ग से ले जाना चाहिए। घायल का स्ट्रेचर सदा सीधा रखना चाहिए, अन्यथा घायल को कष्ट होता है। घायलों के ले जाने के मार्ग में गड्ढे अथवा टीले आदि पड़ सकते हैं, यदि संभव हो सके तो उनसे बचना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है जिसे मियादी बुखार है तो उसको कैसा आहार देना चाहिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न संख्या 31 का अथवा मियादी बुखार, इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं, अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस, किंतु आजकल चिकित्सक सामान्यतया सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसाले का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वस्थ लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इस तरह से हो गया इस प्रश्न का भी उत्तर। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 क्या है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया का महत्व बताइए।
अथवा में प्रश्न है डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न अगला है और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। अगला प्रश्न यहाँ पर है अथवा में है, यहाँ पर बेबी फ्रॉक की प्रमाणिक नाप, यहाँ पर माप होगा, प्रमाणिक नाप या माप देखते हुए उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। अगला प्रश्न संख्या 34 है गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि बताइए। तो इस तरह से आपने देखा पूरे मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व कराया है। ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनका आंसर आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। और इसी तरह से धुआंधार तैयारी करना है यदि आपको बोर्ड परीक्षा 2025 की, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। 2025 बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही पेपर आएगा। जय हिंद।